कच्चा चिट्ठा ब्रेकिंग के जरिए मिमिक्री विवाद से शुरुआत है, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विपक्ष ने जो किया वो अशोभनीय है, असंसदीय है, ये विपक्ष के कुसंस्कार दिखाता है। योगी आदित्यनाथ ने मिमिक्री की आलोचना की और ये भी कहा कि ये विपक्ष की बहुत ही बेहद शर्मनाक हरकत है जो कि विपक्ष के जरिए की गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का ये जो पूरा मामला है सियासी तौर पर गर्माता जा रहा है। बीजेपी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है, जबकि कांग्रेस समेत बाकी विपक्ष का कहना है कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। लेकिन ये बात तो तय है कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई और इसे कैमरे पर रिकॉर्ड तक किया गया। सवाल यह है कि मिमिक्री वाली इस पूरी रील का आखिर डायरेक्टर है तो कौन है? मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Anyone, and it's no please, it's a one type of art. अरे वो तो पार्लियामेंट के बाहर है। संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान पर। एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। – 2024 से पहले जुबान वाली तलवार चलने लगी है। मिमिक्री से लेकर पॉलिटिकल केमिस्ट्री तक दोनों की धार बहुत तेज है। जख्म ऐसे मिल रहे हैं कि छुपाए नहीं बनते, दिखाए नहीं बनते। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी इसे देश का अपमान बता रही है तो विपक्ष पूछ रहा है कि सांसदों को निलंबित क्यों किया, सरकार इसका जवाब दे। मिमिक्री टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने की। संसद की सीढ़ियों पर हुआ ये मिमिक्री शो वायरल हो चुका है। मिमिक्री शब्द ट्रेंड कर रहा है और इस तमाम हंगामे के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव का स्टेज तैयार है। जब टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति की नकल कर रहे थे, तब सामने राहुल गांधी थे और वो अपने फोन से वीडियो भी बना रहे थे। यही वजह है कि टीएमसी से लेकर कांग्रेस और तमाम विपक्ष इस वक्त कटघरे में है। किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मिमिक्री को जाट समुदाय और किसानों का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने मेरी जाति का अपमान किया है। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। इसलिए आज राज्यसभा में बीजेपी समेत एनडीए के सांसदों ने उपराष्ट्रपति के साथ एकजुटता दिखाई और इसके लिए एनडीए के 109 सदस्य उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के सम्मान में 1 घंटे तक सदन में खड़े रहे। तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने एक ट्वीट करके बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया और मिमिक्री वाले अपमान पर अफसोस जाहिर किया। धनखड़ ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया कि पिछले 20 वर्षों से वो भी इस तरह के अपमान सहते आ रहे हैं। राष्ट्रपति ने भी जगदीप धनखड़ के समर्थन में एक ट्वीट किया और लिखा कि जिस तरह से संसद परिसर में उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया, वो उससे आहत हैं।
कल्याण बनर्जी उन निलंबित सांसदों में से एक थे जो संसद सुरक्षा चूक मामले पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन में हंगामा किया, जिसके कारण उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया। निलंबित सांसद सभी एकजुट होकर मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल कर रहे थे और इस नकल के दौरान बाकी के साथी सांसद हंस रहे थे। वहीं राहुल गांधी इस पूरे मामले को अपने वीडियो में कैद करते हुए देखे गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों में इसी मुद्दे को लेकर काफी देर तक बात हुई। जगदीप धनखड़ ने मिमिक्री वाली घटना को लेकर अपनी फिक्र बताई और कहा कि ये उनका बड़ा अपमान हुआ है। जाहिर है तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के एक वीडियो ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। पूरा विपक्ष बैकफुट पर है। राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी, सभी इस मामले पर कोई कमेंट नहीं कर रहे। उन्होंने 20 साल से उनको भी टारगेट किया और अब उपराष्ट्रपति को भी कर रहे हैं। मैं कमेंट नहीं कर रहा। इस पूरे बवंडर के बीच अब कल्याण बनर्जी पूरे मिमिक्री एपिसोड पर सफाई दे रहे हैं। Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. यह घटना 19 दिसंबर की है। संसद से सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष गुस्से में था, लेकिन इन तस्वीरों में सब ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी अलग अंदाज में थे। वो करीब 5 मिनट तक राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते रहे। सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी खड़े थे और इस घटना का वीडियो बना रहे थे। बीजेपी ने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जगदीप धनखड़ ने भी सदन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से कहा था कि कहीं तो बख्श दो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। कल्याण बनर्जी की मिमिक्री पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला संसद के बाहर हुआ है। साफ तौर पर कांग्रेस ये कहना चाहती है कि बीजेपी और खुद उपराष्ट्रपति मिमिक्री को बेकार का मुद्दा बना रहे हैं। धनखड़ ने कहा कि मेरी जाति का अपमान किया गया है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ जगदीप धनखड़ की तरफ से भी कहा गया और इसके जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जाति बोलकर भड़काने का काम यहां पर ना किया जाए। धनखड़ ने फिर कहा यह किसान समाज को बेइज्जत किया गया है। देखिए क्या कुछ कहा गया है और क्या अब तक इस पूरे मामले पर आया है वो आपको बता रहे हैं, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मिमिक्री को जाति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, इसे जाति से कतई ना जोड़े। जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह पद की गरिमा गिरा दी गई है। साथ ही इस पर खड़गे ने कहा मैं ये कहूं कि दलित हूं, बोलने नहीं देते, यानी कि कहा जा रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो आहत हैं इससे। वहीं पर मल्लिकार्जुन कह रहे हैं कि इसे जाति से मत जोड़िए। इंसिडेंट को उन्होंने वो भी बताया पार्लियामेंट का जो आयोजन, अरे वो तो पार्लियामेंट के बाहर है, ऐसे चीजें यहाँ भी करे गांधी। खड़गे हैं डमी, चलाएंगी मम्मी। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच वार तेज होते जा रहे हैं, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसके वीडियो बना रहा है। ये भी आज हमको देखना था। ये पूरा मामला तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी से जुड़ा है। खास बात यह है कि ये पूरा हंगामा दिल्ली में तब हो रहा है जब राजधानी में ममता बनर्जी भी मौजूद थी। हम तो रिस्पेक्ट करते हैं सबको ना, ये डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में छवि नहीं टूटा थे। तल्खी बहुत ज्यादा है, तूफान मिमिक्री का है और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर अब उलझा हुआ नजर आ रहा है। देश के इतिहास में पहली बार 75 वर्षों में 141 सांसदों को मोदी सरकार ने प्रस्ताव लाकर निष्कासित कर दिया। पहली बार 75 वर्ष में
विपक्ष मुक्त संसद बना दी गई है, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। क्या देश का संविधान बच पाएगा? क्या देश का प्रजातंत्र बच पाएगा? बीजेपी का मुद्दा मिमिक्री यानी उपराष्ट्रपति का अपमान है और विपक्ष का मुद्दा सांसदों का निलंबन है और विपक्ष अब इसी पर फोकस करना चाहता है। यही वजह है कि विपक्ष ने अब इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है। सांसदों को निलंबित किए जाने का मुद्दा विपक्ष जोर शोर से उठाना चाहता है। इसके लिए बड़े प्रदर्शन की तैयारी हो चुकी है, जगह भी तय कर ली गई है। आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी उस समय यही अंग्रेजों से जुड़ा मात्र संगठन भाजपा का लोकतंत्र का विरोध कर रहा था, आजादी का विरोध कर रहा था। आज वही दृश्य दिख रहा है। यहाँ पे वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सांसदों को बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, उनको पूरी तरीके से सदन की कार्रवाई से बाहर कर रहे हैं। फिर वही पुनरावृत्ति है। इसको समझने के लिए देश के इतिहास में जाना होगा। लेकिन विपक्ष के प्रदर्शन को काउंटर करने के लिए भी एक प्रदर्शन शुरू हो चुका है। जगदीप धनखड़ राजस्थान के जाट समुदाय से आते हैं और उनकी मिमिक्री को लेकर जाट महासंघ ने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में जाट एक बड़ा वोट बैंक है। राजस्थान से लेकर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने विपक्ष के सांसदों के निलंबन को अलोकतांत्रिक बताया है। इसे लेकर राजस्थान में कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। 40-141 सांसदों को निलंबन करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गलत काम हुआ है संसद के अंदर, और सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लोग इसको गलत ठहराते हैं। आज हम लोगों ने विधानसभा के अंदर काली पट्टी बांधकर इस अलोकतांत्रिक कदम का विरोध किया है, और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। कोई इतना गंभीर विषय भी नहीं कि इसको अपन कोई हाईलाइट करके उस तरह किया जाए। जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के जो सभापति और अध्यक्ष है, जिस तरह सांसदों को निलंबित करके उनको बेइज्जत करके बाहर निकालते, तो उनको भी अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के गठबंधन में खटाई पड़ती हुई साफ साफ नजर आ रही है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में बड़ी दरार देखने को मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आला कमान के साथ बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने कहा कि सम्मानजनक गठबंधन होना चाहिए और वो चाहते हैं कि 6 से 8 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे जाएं। इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि वो कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीट ही छोड़ेंगी। तो सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं और मेरे पीछे इस वक्त आप विपक्षी गठबंधन के बड़े चेहरे देख रहे हैं। तो ये सवाल, गठबंधन फंस गया। दरअसल इस वक्त विपक्ष के गठबंधन में बड़े झगड़े के संकेत मिलने लगे हैं। मिमिक्री वाले एपिसोड के साथ साथ अब सीट शेयरिंग का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर कांग्रेस और टीएमसी फंसती हुई साफ दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या सीट शेयरिंग के फैसले से पहले ही गठबंधन अब फंस गया है? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और क्या इसका असर उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी देखने को मिलेगा? राज्यों से लेकर केंद्र की सियासत तक अब विपक्ष के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं और हमेशा की तरह एक बार फिर विपक्ष के लिए सबसे बड़ा चैलेंज नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। हाल के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने बता दिया कि इलेक्शन यानी मोदी। ये चुनौती इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के लिए बहुत कम वक्त बचा है। विपक्ष में इस वक्त सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार किसे बनाया जाए। ममता बनर्जी ने एक बार फिर खरगे को विपक्ष का चेहरा बनाने की बात की है। उन्होंने कहा है कि 2024 में अगर मल्लिकार्जुन खरगे विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे तो अच्छा होगा। नहीं, खरगे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खरगे जी को होना चाहिए। खरगे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। खबर है कि खरगे का नाम आने पर नीतीश कुमार नाराज हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की राह में जो कांटे हैं वो अब साफ नजर आने लगे हैं। क्या इसे ये समझ लिया जाए कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खरगे आगे हो चुके हैं और जेडीयू से नीतीश कुमार पीछे, यानी प्रधानमंत्री पद के लिए खरगे इन और नीतीश आउट?
किसी को नेता बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने नहीं बनाया है। कि मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा है कि वो गठबंधन में जो है इसके दावेदार हैं, संयोजक के दावेदार हैं या प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा है। लेकिन बिहार के लोग, पार्टी के सभी नेता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी संयोजक बने, प्रधानमंत्री, चूंकि एक्सपीरियंस वाले नेता हैं। बिहार का भी भला होगा, देश का भी भला होगा। नीतीश जी का हो गया काम, अब पता नहीं किस हाल में कहाँ पड़े होंगे इस समय। सबसे बड़ा झटका तो नीतीश कुमार जी को लगा है। नीतीश कुमार जी को अलायंस ने कहीं का नहीं छोड़ा, न वो घर के हुए न घाट के हुए। वैसे विपक्ष में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक साझा उम्मीदवार उतारा जाना चाहिए ताकि वोटों का बंटवारा न हो। इंडिया अलायंस की मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से किसको उम्मीदवार बनाया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें एक साझा उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ होना चाहिए। इसको लेकर कुछ नामों पर चर्चा भी हुई, जिसमें प्रियंका गांधी के नाम का भी जिक्र हुआ। दिल्ली में हलचल बहुत ज्यादा है। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इंडिया गठबंधन बहुत जल्दी अपनी सीट शेयरिंग पर आखिरी रूप देना चाहता है, लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद अब एक और राज्य है जहां कांटा फंस गया है। पंजाब को लेकर खबर यह है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस से गठबंधन करेगी या नहीं, इस पर पिक्चर साफ नहीं है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी में चर्चा होनी है। गठबंधन को लेकर अब कोई भी चर्चा अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ही होगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 30 दिसंबर तक विपश्यना में रहेंगे। गठबंधन तो मजे मजे में बन गया, लेकिन सीट शेयरिंग में मामला फंस गया। इंडिया गठबंधन का अभी तक तो यही अपडेट है। वैसी जितनी टक्कर सरकार और विपक्ष के बीच जारी है, उतनी ही तकरार इंडिया गठबंधन में भी देखी जा रही है। अगले कुछ दिनों में और बादल छाएंगे या फिर ये बादल छटेंगे, उलझन बहुत ज्यादा है। लेकिन फिलहाल विपक्ष को मिमिक्री विवाद से निपटना है, क्योंकि बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की बदहाली को लेकर बहुत बड़ी बात कही। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के खस्ता हालात के लिए भारत, अफगानिस्तान या अमेरिका जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। लाहौर में अपनी पार्टी PMLN के एक समारोह में नवाज शरीफ ने कहा कि सेना ने साल 2018 के चुनाव में धांधली करके देश पर एक सरकार थोप दी। यही सरकार नागरिकों की परेशानी और देश की बदहाल आर्थिक हालत की वजह बनी है। ये खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का कहना है। वहीं पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर सोशल मीडिया पर अभी बेहद तेजी के साथ ट्रेंड कर रही है। दावा दरअसल ये किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम की मौत को लेकर पाकिस्तान की तरफ से झूठी खबर फैलाई गई। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम बार बार मरकर आखिर जिंदा क्यों हो जाता है? हर बार खबर आती है कि दाऊद बेहद बीमार है, उसकी जान जाने वाली है, उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, अस्पताल के बिस्तर पर वो आखिरी सांसें ले रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम फिर बेहद तेजी के साथ कुछ इस तरह से ट्रेंड कर रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को कौन मारना चाहता है? दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? किसने दी दाऊद की सुपारी? क्या ISI दाऊद को खत्म करना चाहती है? क्या पाकिस्तान की आर्मी दाऊद की जान लेने वाली है? क्या खलनायक खौफ में है? क्या बहुत बड़ा खतरा उसके सर पर है? कौन है जो दाऊद की सांसों को रोकना चाहता है? कौन है जो नहीं चाहता कि दाऊद जिंदा रहे? कौन है जो दाऊद के मर्डर का ब्लूप्रिंट तैयार करता रहता है?
दाऊद के मरने की खबर 100% झूठ निकली। दाऊद को जहर देने की बात कोरी अफवाह निकली। दाऊद को कब्र में दफनाने की जानकारी सरासर झूठ निकली। दाऊद के अस्पताल में भर्ती होने की खबर कितना सच कितना झूठ। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम बार बार मरकर जिंदा क्यों हो जाता है? हर बार खबर आती है कि दाऊद बहुत बीमार है, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, अस्पताल के बिस्तर पर वो आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन हर बार वो सही सलामत बचाता है, ठीक वैसे ही जैसे इस बार हुआ है। दाऊद की पाकिस्तान में मौत की खबर झूठी निकली, लेकिन वो पाकिस्तान में है ये 100% सच है। भारत में जब भी दाऊद से जुड़ी खबर जोर पकड़ती है तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इमरजेंसी सायरन बज जाता है। दाऊद के हेडक्वार्टर में ISI के दौरे शुरू हो जाते हैं। कराची से लेकर रावलपिंडी तक हिल जाता है। पाकिस्तान के पावर सेंटर इस्लामाबाद में भूकंप आ जाता है। पाकिस्तान संग दाऊद की डार्क फ्रेंडशिप का पूरा बायोडेटा हमारे पास है। दाऊद पाकिस्तान में ही है और भारत पाकिस्तान को दाऊद से जुड़े सारे जानकारियां फुल प्रूफ सबूत के साथ दे चुका है। लेकिन दाऊद के साथ पाकिस्तान की संगदिली ऐसी है कि ना तो वो निगलते ही बन रहा है और ना ही उगलते ही। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस बात को कबूल कर लेता है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। सोमवार को एक बार फिर दाऊद के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। उसके गंभीर रूप से बीमार होने की खबर आग की तरह फैल गई। दावा किया गया कि उसे जहर दिया गया है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई है। हालांकि दाऊद को जहर कहां दिया गया, किसने दिया, वो किस अस्पताल में भर्ती है, इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की। शाम ढलते ढलते दाऊद इब्राहिम के खास छोटा शकील का बयान सामने आ गया। हेलो, छोटा शकील बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। छोटा शकील, ये खबर चल रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और उनकी मौत हो गई है। फिर एक खबर ये आ रही है कि उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, वो अपने घर में भर्ती हैं। टोटल फेक न्यूज़ है भैया ये। और ये हर साल कोई ना कोई कहानी करते रहते हैं, डिपार्टमेंट वाले हो या कोई भी हो या आपका सोशल मीडिया हो। तो ये आप लोगों को भी समझना चाहिए कि फेक न्यूज़ है सब। दाऊद के मरने की अफवाह कोई पहले बार सामने नहीं आई है। गुजरे 20 सालों में दाऊद इब्राहिम के मारे जाने की 5 बार अफवाह सामने आई है। इससे पहले आखिरी बार 2020 में दाऊद के मरने की अफवाह उड़ी थी। अफवाह नंबर 1, 18 दिसंबर 2023 दाऊद को जहर देकर मार डाला गया। अफवाह नंबर 2, 2020 में खबर आई कि दाऊद और उसकी पत्नी को कोरोना हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स में दाऊद की कोरोना से मौत की बात कही गई, लेकिन ये खबर फेक निकली। अफवाह नंबर 3, 2018 में दावा किया गया था कि दाऊद कोमा में चला गया है और बाद में उसकी मौत हो गई है, लेकिन तब भी उसके मारे जाने की खबर झूठी निकली। अफवाह नंबर 4, 2017 में ऐसी खबर सामने आई थी कि दाऊद को हार्ट अटैक आया है। कुछ रिपोर्ट्स में दाऊद को ब्रेन ट्यूमर होने की बात भी कही गई थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने का हवाला दिया जा रहा था, लेकिन ये खबरें भी अफवाह साबित हुई। अफवाह नंबर 5, पहली बार साल 2016 में दाऊद की मौत की अफवाह सामने आई थी। कहा गया कि दाऊद के पैरों में गैंग्रीन हो गया है और डॉक्टरों ने उसके दोनों पैर काट दिए हैं, लेकिन बाद में यह खबर झूठी साबित हुई। दावा किया जाता है कि ऐसी अफवाहें हर बार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से फैलाई जाती हैं, अपनी आतंकी फितरत से दुनिया या फिर कहें कि भारत का ध्यान भटकाने के लिए। पाकिस्तान बरसों से ऐसा करता आया है। इस बार भी पाकिस्तान से नई अफवाह को हवा दी गई। हाँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि दाऊद इन दिनों बीमार है। दाऊद को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और किडनी से जुड़ी बीमारियां हैं।
जिसके चलते वो आए दिन अस्पताल में भर्ती होता रहा है। लेकिन दाऊद को जहर देना इसलिए भी मुमकिन नहीं है क्योंकि दाऊद की सुरक्षा में 150 लोग तैनात रहते हैं। दाऊद के खाने से पहले उसे चेक किया जाता है। यहाँ तक कि दाऊद का खाना भी उसका भरोसेमंद शेफ बनाता है, जिसे मुंबई से बुलाया गया था। सड़सठ साल का दाऊद इब्राहिम हर साल 26 दिसंबर को अपने जन्मदिन का जश्न मनाता है और पूरे पाकिस्तान में इस जश्न के तारीख का इंतजार रहता है। पाकिस्तान के बड़े आतंकी, पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर, आईएसआई के एजेंट, हुक्मरान और कई ऐसे चेहरे जो कि भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, दाऊद के जन्मदिन का जश्न मनाते हैं। कराची में पाकिस्तान का सरकारी दामाद बनकर रहता है दाऊद। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी उसे पलकों पर बिठा कर रखती है। आईएसआई के जर्नल उसे सलामी ठोकते हैं। आखिर इतने बरसों बाद कैसा दिखता है मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम? ये दाऊद की सबसे हालिया तस्वीर है। अब ऐसी हो गई है देश के दुश्मन नंबर 1 की शक्ल। दाऊद के पुराने जितने भी रूप हैं, उन सब से बिल्कुल जुदा है ये नया लुक। 67 साल के दाऊद के चेहरे को मैग्नीफाइंग ग्लास की नजर से देखते हैं। ये 67 बरस का बुजुर्ग दाऊद है, लेकिन इसके गाल देखिए। गाल पर झुर्रियों का नामो निशान नहीं। गाल पहले से कहीं ज्यादा भरे हैं। यहां तक कि दाऊद की ठुड्डी भी बढ़ गई है। एक तरह से कहें तो पहले की तस्वीरों के बरकस दाऊद के गाल फूल गए हैं। इसकी आंखें देखिए, आंखों की चमक देखिए। दाऊद की भौं करीने से तराश दी गई है। दाऊद की नाक भी बदल चुकी है। नाक हल्की टेढ़ी है। दाऊद के चेहरे का रंग भी कहीं ज्यादा साफ है। एक वक्त में डार्क रंग का दिखने वाले दाऊद के चेहरे पर हल्की सुर्खी छाई है। दाऊद ने अपने बालों को 2 रंग में रंगवा रखा है। इस वजह से भी उसके चेहरे का रंग और उजला उभर कर दिखाई देता है। दाऊद की हेयर स्टाइल पर गौर करें तो बाल घुंघराले हैं। आगे के सफेद और सर के पीछे के हिस्से में दाऊद ने बाल काले कर रखे हैं। वहीं हेयर लाइन देखने से साफ पता चलता है कि उसके बाल कम हो गए हैं। लेकिन अरबी लुक में दाऊद की फिटनेस पहले से कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। दाऊद की ये तस्वीर भारतीय एजेंसियों के हाथ लगी। दावा किया गया है कि दाऊद का ये हुलिया सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। पूरी दुनिया को पता है कि दाऊद पाकिस्तान में आईएसआई की प्रोटेक्शन में रहता है और अमेरिका के पास भी इसके सबूत हैं, लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के कराची में दाऊद के 6 अड्डे हैं। पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती है। आईएसआई का सुरक्षा कवच है। खुद उसकी डी कंपनी का सिक्योरिटी इंतजाम है। लेकिन इसके साथ साथ अब ऐसी खबरें आती हैं कि वो पाकिस्तान के गले का फांस बन गया है। सवाल है, क्या इसी वजह से पाकिस्तान में ही दाऊद के दी एंड का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है? आखिर दाऊद के सोशल मीडिया पर ट्रेंड होते ही रावलपिंडी से इस्लामाबाद में क्यों हड़कंप मच जाता है? क्यों दाऊद के सभी ठिकानों पर पाकिस्तान के एजेंटों की दौड़ बढ़ जाती है? सच ये है कि पाकिस्तान के लिए दाऊद एक ऐसा मेहमान है जिसको वो पूरी दुनिया से छिपा कर रखता है।